हाय फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जिनका भी एग्जाम में एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। कब पूछा है जी? तो ये पूछा है आपका 23 मार्च 2026 को। ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू में पूछा है। बाकी ये सब में काम देगा। SKMU दुमका में भी काम देगा, रांची यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बिना यूनिवर्सिटी हो गया, BBMP हो गया, सब में काम देगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन विथ आंसर हो सकता है आपके एग्जाम में मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, 50 मार्क्स का आपका भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो लोग एग्जाम दे के आए हैं NPU से, वो लोग अपना आंसर की मैच कर लीजिएगा। मैं फटफटा के आंसर करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत, डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 1 मिनट, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, एक, अच्छा ऐसा दे दिया है ना, मतलब दोनों गोलार्ध बताना है, तो उत्तर में भी और पूरब में भी, उत्तरी एवं पूर्वी। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कितने समय क्षेत्र हैं? टाइम जोन कितना है भारत में? जो इंग्लिश में है कंफर्टेबल वो लोग इंग्लिश को फॉलो करेंगे। हाउ मेनी टाइम जोन आर देयर इन इंडिया? ठीक है, तो हमारे भारत में मात्र एक टाइम जोन है, एक 82.5 डिग्री लिया गया है मिर्ज़ापुर नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, जो मिर्ज़ापुर अब कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, अगला जाता है, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में इनमें से सभी नाम से भारत को जाना जाता था। क्या क्या है? जम्बूद्वीप भी कहते थे, आर्यावर्त भी कहते थे, और भारतवर्ष भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो भारत के एरिया में आता है उसको बोलते हैं कंचनजंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंचनजंगा, जो भारत के क्षेत्र में आता है उसको। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, माउंट एवरेस्ट मत दे दीजिएगा, ये कंचनजंगा आता है। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। नहीं 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 नहीं, दक्कन का पठार, हाँ, छोटा नागपुर का पठार नहीं दीजिएगा, दक्कन का ही पठार होगा। ठीक है, डेक्कन प्लेटू, जो पूरे के पूरे दक्षिण भारत को घिरा है, द से दक्षिण, द से दक्कन। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है, दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन का जो पठार है, किस क्षेत्र में मुख्य 1 मिनट, मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्कन के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो इनमें बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट, अगला है, प्रागैतिहासिक काल में भारत में मानव प्रवास मुख्य रूप से किस दिशा से हुआ है? यानी कि मानव जो आए थे वो किस दिशा से आए थे? तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा आंसर दे दिया गया आपको कि उत्तर पश्चिम, मध्य एशिया और अफ्रीका से भारत में लोग आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। इंडो आर्यन भाषाएं, यानी कि इंडो मतलब इंडिया, आर्यन मतलब क्या बोलेगा, आर्य, इंडो यूरोपियन नहीं, अच्छा इंडो आर्यन ना। तो इंडो आर्यन भाषाएं मुख्य रूप से किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये जो है आस्ट्रिक भाषा परिवार, या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, या तिब्बती बर्मी, या द्रविड़ भाषा परिवार। तो देखिए, कहा जाता है इंडो यूरोपीय। ठीक है, इंडो आर्यन इंडो यूरोपीय से संबंधित है, माफ कीजिएगा। तो ये जो भाषा परिवार है, 3 प्रकार की भाषा परिवार होती है, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है, आर्य भाषा परिवार, और आस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में चलता है। आर्य भाषा परिवार हिंदी वगैरह हो गया, इंडो आर्यन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडो यूरोपियन परिवार से ये सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रवेश करते थे? तो आर्य जो आए थे, ठीक है, यूरोप वगैरह से, मतलब हम लोग भी आर्य ही हैं, सब कोई आर्य है, ST को छोड़ के भारत में जितना भी लोग हैं लगभग सब कोई आर्य है। ठीक है, तो ये कहाँ से आए थे? देखिए, ये खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, सी नंबर हो जाएगा इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से सी नंबर, A और B दोनों। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक काल के दौरान मुख्य प्रवास मार्ग क्या था? तो प्रागैतिहासिक काल जब चल रहा था तो उस समय मुख्य रूप से आने जाने का जो मार्ग था वह कौन सा था? वह था आपका उत्तर पश्चिम गलियारा। ठीक है,
उत्तर पश्चिम गलियारा, इसको राइट आंसर मानिएगा। नेक्स्ट अगला जाता है इंडो आर्यन भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? इंडो आर्यन, तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया है इंडो आर्यन भाषा परिवार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट अगला जाता है हमारा पर्शियन आक्रमण के दौरान भारत के किस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था? तो जब पर्शियन लोग आक्रमण किया तो उस समय भारत के किस क्षेत्र में वे लोग कब्जा जमा लिए? तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिया गया है, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग, गांधार आदि में। गांधार से कौन आया था? गांधारी, याद है ना, महाभारत देखे होंगे, गांधारी जो आंखों में पट्टी लगाती थी, दुर्योधन की माँ। ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है इंडो ग्रीक राजाओं ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इंडो ग्रीक के जो राजा हैं वो भारत के किस क्षेत्र पर शासन करते हैं? वे उत्तर पश्चिमी, ये बड़ा सा आंसर देखिए, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब और अफगानिस्तान में। ये आपको एक तरह से हिंट दिया है कि भाई इतना बड़ा बड़ा आंसर देते ना यार, टिक लगाओ। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसा ही है जो आपको हिंट दे रहा है कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है भाई, इसी को टिक लगाओ। डिटेल में बता दिया है ऑप्शन में ही। ठीक है, तो बड़ा सा ऑप्शन देखिएगा। शक इंडो लोग भारत में मुख्य रूप से कहाँ से आए थे? तो शक जो इंडो लोग थे ये मुख्य रूप से मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया। ठीक है, हिडन संकेत आपको मिल रहा है ना, बिल्कुल। मुगल वंश के संस्थापक बाबर भारत में पहली बार कब आए? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए रहे, बड़ा सा ऑप्शन दे दिया है, लो बेटा बनाओ। चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है उसी को टिक लगा दे रहे हैं, तो पास। अरब, तुर्क और मुगलों के प्रवास ने भारतीय इतिहास में किसका निर्माण किया? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का निर्माण किया। इसमें भी देखिए लंबा चौड़ा सा आंसर है ना। हाँ, और एक चीज़ गौर किए होंगे, सब में ऑप्शन ए है, लगभग सब में ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। गौर किए हैं, मैक्सिमम में, सब में नहीं, मैक्सिमम में। नेक्स्ट अगला आता है भारत नाम किस राजा के नाम से जुड़ा माना जाता है? तो राजा दुष्यंत के नाम से जुड़ा माना जाता है, ये तो आपको सबको मालूम होना ही चाहिए। राजा दुष्यंत जो कि राजा भरत के पिता थे। ठीक है, और राजा भरत को आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा होगा, खासतौर पे शिशु मंदिर में। एक बच्चा शेर के साथ लड़ रहा है, वो लड़ नहीं रहा है, शेर के दांत गिन रहा है। ठीक है, वही है राजा भरत जो बचपन में शेर के दांत गिनते थे। हिंदुस्तान शब्द में स्थान का क्या अर्थ है? हिंदू जोर स्थान, स्थान मतलब स्थान या देश। ठीक है, ऑप्शन सी, देखिए लंबा सा आंसर है। नेक्स्ट आर्यावर्त शब्द का अर्थ क्या है? आर्यावर्त, आर्यों की भूमि, आर्यावर्त दैट मीन्स आर्यों की भूमि। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा स्पष्ट विकास किस काल में हुई? तो देखिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, और इसी समय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त हुए। ठीक है, दोनों ने मिलकर शून्य की खोज की, लेकिन कभी कभी आर्यभट्ट देता है, कभी कभी ब्रह्मगुप्त, लेकिन दोनों ने मिलकर खोज किया है, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ूँ अब। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? सबको मालूम है, बड़ा सा ऑप्शन है। ठीक है, कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्या है? द आर्यभट्टियम टेक्स्ट इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो आर्यभट्टियम जो है एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिषी व गणित, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्हीं के द्वारा आर्यभट्टियम एक किताब लिखी गई है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। गजब है ना। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भक्ति मूवमेंट? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जब भक्ति आंदोलन हो रहा था, इसका मेन पर्पज था, बड़ा सा ऑप्शन, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मोनी। ठीक है, व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक समरसता। हार्मोनी मतलब समरसता होता है। ओके, इंग्लिश पढ़ने का यही तो फायदा है भाई, फिर वर्ड पावर अच्छा हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेडिवल पीरियड बाय वुम वाज पेपर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पॉपुलराइज्ड? वही है जी, एक मिनट, पॉपुलराइज इन इंडिया। देखिए मध्यकाल में कागज निर्माण तकनीक में भारत में किसके द्वारा लोकप्रिय हुई?
ठीक है। तो ये लोकप्रिय किसके द्वारा हुई थी? बड़ा सा ऑप्शन है चीनी व्यापारी, चाइनीज मर्चेंट्स। ओके, एक मिनट यार, मैं थोड़ा ना ध्यान तो उधर है, तुरंत आता हूँ तुरंत। ठीक है, 10 मिनट हो गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए, भूख लग गया बहुत ज़ोर से, नहीं तो ना अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा। देखिए, मैंने एक वीडियो कराया था टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो सच बता रहा हूँ इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है और टाइम है अगर आपके पास 42 मिनट या 43 मिनट का वीडियो है तो उसको देख लीजिए। अगर दिमाग में 2%, 3%, 5% भी घुसेगा ना, 101 में 100% ना घुसे, मैं मानता हूँ 5% को तो 5 को क्वेश्चन तो याद रहेगा, तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, टाइम मिलेगा तो यूट्यूब पे अपलोड है विथ PDF। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया इन विच पीरियड वाज द यूज ऑफ गन पाउडर, ठीक है, कैनॉन्स एंड गन्स प्रोमोटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में बारूद, तोप और बंदूक के प्रयोग को किस काल में बढ़ावा मिला? तो देखिए बहुत लंबा सा आंसर है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत व मुगल काल। इन लोगों ने ऐसा आपको आंसर दिया है कि आप फेल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन ही ऐसा ऐसा आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं, सबसे लंबा आंसर यही वाला उत्तर होगा यार। एक दो को गलती होगा उसमें बहुत छोटा मतलब अपना दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटालर्जी इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, भारत में प्राचीन भारत में धातु विज्ञान मेटालर्जी का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो दिल्ली का मेहरौली में एक स्थित है लोहा का खंभा, मेहरौली लोह स्तंभ बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति का केंद्र क्या था? तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा पद्धति का मुख्य केंद्र था वह था गुरुकुल। सबको मालूम है गुरुकुल, किसको नहीं मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है इन एंशियंट इंडिया द वर्ड, ये है आपका पाठशाला मीन। ठीक है, तो प्राचीन भारत में पाठशाला शब्द का मतलब क्या होता है? पाठशाला मतलब क्या? विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या आश्रम या लाइब्रेरी? तो पाठशाला मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना आज पाठशाला नहीं जाएगा, बचपन में कभी कभार बोलते थे, कोई आदमी, एक स्कूल है सब कोई बोलता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं होगा, पाठशाला होगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट अगला जाता है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द टोल सिस्टम वाज पार्टिकुलरली फेमस इन विच रीजन। ठीक है, टोल व्यवस्था विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए एक लंबा सा आंसर है यहाँ पे, बंगाल एंड मिथिला। ठीक है, बंगाल और मिथिला में बहुत ज़्यादा फेमस था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय स्टूडेंट टू द टीचर इन द गुरुकुल सिस्टम वाज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि गुरुकुल व्यवस्था में छात्रों द्वारा गुरु को जो दिया जाने वाला योगदान था वो क्या कहलाता था? तो गुरु दक्षिणा कहते थे, गुरु दक्षिणा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया व्हाट वाज द मेन एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर्ड एक्ट 1813। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फैक्चुअल है। 1813 के चार्टर्ड एक्ट का मुख्य शैक्षिक महत्व क्या था? विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए धन का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य या महिला शिक्षा को लागू करना। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किया गया था शिक्षा के लिए धन का प्रावधान। ठीक है, और एजुकेशन को किस भाषा में दिया जाए ये भी इसमें बोला गया था। 1 लाख रुपए सेंक्शन किया गया था और एजुकेशन को किस तरह से दिया जाए ये भी बताया गया था। बाद में 1835 में काले मिनट होता है जिसमें इंग्लिश भाषा को चुना जाता है अंग्रेजों के द्वारा और हिंदी भाषाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि बाद में फिर से हिंदी भाषा को लागू किया जाता है और क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया जाता है। नेक्स्ट द यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश इन 1857 वेयर। तो 1857 में 3 जगह पे यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, विश्वविद्यालय बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। मद्रास मतलब चेन्नई। 3 जगहों पे विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, 1857 में। ठीक है, जब 1857 में युद्ध हो रहा था उसी टाइम पे एक कानून बना था 1854 में, वुड्स डिस्पैच, जैसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला वुड्स डिस्पैच बना था जिसके तहत यह 3 विश्वविद्यालय बने थे। बाद में और 2 विश्वविद्यालय बना था, इलाहाबाद और पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन है हंटर कमीशन, हंटर आयोग का संबंध क्या है?
तो देखिए मैंने अभी बताया था कि 1854 में वुड्स डिस्पैच बना था, उसमें एजुकेशन को लागू किया गया था। अब एजुकेशन कैसा चल रहा है इसको छानबीन करना, ठीक है। तो हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था? हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को अच्छे से लागू करना, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। द हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक। 1882 में सर जॉन हंटर के कोई अंग्रेज का नाम है, उसी के नेतृत्व में ये बनाया गया था। हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू जो नाम सुने आप, बीएचयू बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, मेरी एक फ्रेंड वहीं से पीएचडी भी कर रही है अभी, ठीक है, मेघा जायसवाल ना। नेक्स्ट, तो हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? बहुत नाम फेमस है इनका, मदन मोहन मालवीय, सबको मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बिफोर 1813 एजुकेशन वाज मेनली प्रोवाइडेड बाय हुम। एक मिनट यार, 1813 से पहले शिक्षा मुख्यतः किसके द्वारा दी जाती थी? तो मिशनरी, आपने नाम सुना होगा मिशन स्कूल। मिशनरी वो पारंपरिक जो शिक्षाएं थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन, उनके द्वारा दी जाती थी। ओके, नेक्स्ट, मुझे लगता है कोई फेल नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया है ना कि आप पढ़िएगा थोड़ा सा तो तुरंत आंसर बन जाएगा आपका। 20 को तो सही करना है 50 में। कोठारी कमीशन, ठीक है, जो 1964 में बना और 66 तक रेडी हो गया था, का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन एक क्या बोलते हैं, एजुकेशन के लिए पॉलिसी लाया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा है ना उसी तरह से, केवल तकनीकी शिक्षा, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए कोठारी कमीशन, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी नाम था व्यक्ति का जिन्होंने इसका चेयरमैन बनाया गया था 1966 में। अपनी एक रिपोर्ट देते हैं जिसके तहत वे बनाते हैं कि भारत में 10 क्लास तक पहले तो नॉर्मल एजुकेशन होगा, फिर 2 साल का आपका +2 होगा, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। ये कोठारी कमीशन ने तय किया था, ठीक है। ये हो गया, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एंटायर एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर क्या है, यही वाला सबसे बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। टेक्निकल जब बोला गया तो यही मारिएगा, तकनीकी शिक्षा का नियमन, यानी कि जितना भी ऑल इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन होता है उन सब की देखरेख करती है। जैसे जितना भी IIT कॉलेज है, IIT धनबाद है हमारे झारखंड में, ठीक है, NIT है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT जमशेदपुर है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी IIT है, NIT है, BIT है, ठीक है, और जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सब कौन देखरेख करता है? तो यही AICTE के अंडर में इसका पढ़ाई लिखाई होता है, ठीक है। अगला जाता है हु फाउंडेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC बेंगलोर, ये साइंस बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब क्या बोलिएगा, संस्थान विज्ञान, हाँ, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टाटा ट्रस्ट के द्वारा की जाती है, टाटा ट्रस्ट, ठीक है, टाटा ट्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो देखिए IIT तो हायर एजुकेशन है भाई, IIM भी हायर है, IIT में बीटेक होता है, बीटेक का पढ़ाई होता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, एक कैट का एग्जाम होता है, कैट, जिसमें व्यक्ति MBA करता है। IIM रांची है, मैं एक दिन गया था, 25,000 रुपया दे रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, तो मैं नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपका हायर इंस्टीट्यूट है, बट NCERT जो है एक हायर इंस्टीट्यूट नहीं है। NCERT के क्लास 1 से लेकर के 12 तक का ही, या क्लास बोले तो 9 से लेकर के 12 तक का ही इसका बुक्स रहता है, ठीक है, NCERT बुक्स, या 6 to 12, ठीक है। तो NCERT जो है एक हायर इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, NCERT की फुल फॉर्म मालूम है ना जी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट अगला जाता है व्हेन वाज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को कब बनाया गया? इग्नू जो होता है इसको कब बनाया गया? इग्नू को 1985 में डेवलप किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की बहुत बड़ा देन है इग्नू। मैंने भी इग्नू से अपना MA कंप्लीट किया है, ठीक है, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू विथ फर्स्ट क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट,
आगे देख लेते हैं। अगला जाता है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है स्किल इंडिया कार्यक्रम? तो स्किल इंडिया बड़ा लंबा सा आंसर है यार, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी व व्यावसायिक कौशल विकास से स्किल इंडिया कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। और ये स्किल इंडिया प्रोजेक्ट जो है 2014 में शुरू होता है मोदी जी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, अच्छा हमारे जो झारखंड की गवर्नमेंट है यार, ये स्कॉलरशिप में बहुत आनाकानी कर रही है, और सेंट्रल भी हेल्प नहीं कर रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सब आदमी को मारने पे तुला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, विच फीलिंग डज अ टीचर डेवलप इन अ स्टूडेंट दैट इज रिलेटेड टू नेशनल यूनिटी, यानी कि शिक्षक छात्रों में किस भावना का विकास करता है जो राष्ट्र की एकता से जुड़ी हुई है? तो किस भावना का विकास करता है? प्रतियोगिता, उपभोक्तावाद, देशभक्ति या व्यक्तिवाद? देखिए हम लोग इसमें देशभक्ति को टिक लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, पढ़िएगा तो कोई भी बताएगा कि देशभक्ति ही एकता को लिए प्रेरित करती है यार। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर, ठीक है, कंसिडर्ड टू बी इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः कैसी मानी जाती है? तो एक सहायक के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये वाला गाइड एंड फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में या सुविधादाता के रूप में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया हाउ डज अ टीचर प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग अ साइंटिफिक एटीट्यूड इन अ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर राष्ट्रीय विकास को कैसे बढ़ावा देगा? तो एक लंबा चौड़ा सा आंसर देखिए यहाँ पे है बी नंबर, बाय इंकरेजिंग क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, ठीक है, प्रश्न पूछने व तर्क करने यानी कि सोचने की क्षमता को बढ़ावा देकर। अगला है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? ठीक है, शिक्षक का दायित्व बनता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली लिंक टू अ नेशन डेवलपमेंट? तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट से कौन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास व उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है यार, गजब क्वेश्चन दिया है, मतलब यूनिवर्सिटी बहुत हेल्प किया है डायरेक्टली स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, हाउ डज अ टीचर कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन अ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकास कर राष्ट्रीय विकास को कैसे सहयोग देता है? तो कैसे सहयोग देगा? देखिए समूह कार्य व सहभागिता द्वारा, सबसे बड़ा सा ऑप्शन है, थ्रू ग्रुप वर्क एंड पार्टिसिपेशन। ओके नेक्स्ट अगला अंतिम 5 क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब लागू हुई? तो सिंपल सा है, 1986 है तो 1986 में ही लागू होगा, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1986। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा ये 46 47 है ना, हाँ। क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 1986, जो 1986 में शिक्षा नीति आया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है, यानी कि 14 साल का जो भी बच्चा है 14 साल तक उसको फ्री शिक्षा मिलेगा, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, और क्लास 8 तक माना जाता है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप काम करवाएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, बाल श्रम का केस लगेगा, बाल मजदूरी करवाएंगे, ठीक है, चाइल्ड लेबर का लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्र भारत में जब आर्थिक नीति बनाया गया तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए मुख्य लक्ष्य था हमारा क्या, कि बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर बनना। ओके देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना ऑप्शन, तो हाँ बिल्कुल। चलिए अब आता है अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतिम नंबर 50 नंबर, एक मिनट, क्या है, व्हेन डिड प्लान्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट बीइंग इन इंडिया, ठीक है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत कब हुई? तो नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत
कब से मानी जाती है? 1951 से। 1951 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में, ठीक है, 1951 से 56, जिसमें कृषि पे बल दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ठीक। चलिए, तो ये था क्वेश्चन पेपर जो खास तौर पे एनपीयू में पूछा गया था। रांची यूनिवर्सिटी वालों का ही भी सिलेबस 100% सेम है, बाकी सभी का थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस 100% सेम है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और क्या बोलेंगे, आगे बढ़िए यार, काम धाम कीजिए, जो भी कर रहे हैं कीजिए अच्छे से, बहुत मन लगा कि कीजिए। हाँ, लेकिन गाना जरूर सुनिएगा, ठीक है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, डिंग 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 डिंग। जोहार दोस्तों, बाय बाय।